सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। और आज हम क्लास 9th का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यदि आप में से कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको फ्री पूरे के पूरे लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं और ऊपर से इसके जो भी नोट्स रहेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, और यदि आपको क्विज करने का या तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, आपको या तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा गौतम एजुकेशन एकेडमी ऐप का। वहाँ जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आपको हर एक चीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्विज, टेस्ट सीरीज, हर चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। सो गाइस देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमको एक्चुअली पढ़ना क्या है। ठीक है, टॉपिक सबसे पहले हम देख लें कौन कौन से। तो फर्स्ट हमको सबसे पहले जो टॉपिक्स हैं वो हम देखने वाले हैं कि हमको टॉपिक्स कौन कौन से यहाँ पे पढ़ने हैं। थोड़ा से चलिए देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है मैटर। मैटर क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर्स हमने किए हैं, बट थोड़ा इसमें हम देख लेंगे मैटर एक्चुअली होता क्या है, हिस्ट्री कैसी हुई वहाँ पर, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो लॉज यूज़ होते हैं, डेल्टन, एटॉमिक थ्योरीज के पोस्टुलेट्स और उसके लिमिटेशन, एटम्स, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, ये सब। ठीक है, इसके बाद कुछ और हमारे पास जैसे कि आयंस, केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। बस इतने ही चैप्टर्स हमको, इतने ही टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर हमको डिस्कस करने हैं। ओके, क्योंकि इतने में हमारा जो चैप्टर्स है वो ऑलरेडी कवर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो आपने इसके पहले वाले चैप्टर्स में, चैप्टर फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मैटर है क्या आपका। ओके, तो देखिए मैटर एक्चुअली है क्या। मैटर इज एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसा कोई हर एक वो चीज़ जो कि क्या कहता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, या तो उसका खुद का अपना एक मास है। जैसे कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है एक्चुअली, यदि ये आपका ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, नॉर्मल आपकी चेयर होगी, टेबल होगी, कोई भी चीज़ होगी। ठीक है, छोटी से लेके बड़ी से कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और जिसका खुद का अपना कुछ ना कुछ एक मास होता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, मैटर कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैटर एक्चुअली होता क्या है। तो मैटर वो हर एक चीज़ होती है जो कि हमारे आसपास होती है। मैटर इज़ एवरीथिंग अराउंड यू। ठीक है, मतलब आपके पास जो भी आसपास जो रहेगी वो कहलाएगी क्या, मैटर कहलाएगा। और ये एक्चुअली होते कितने टाइप के, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 चीज़ में हम क्या करते हैं, स्टेट्स को इनको स्पेसिफाई करते हैं मैटर को। अब बात करते हैं कि if we start break any matter then we reach a stage where no particles break is possible। मतलब कि यदि किसने हमको ये मालूम चला था हमें कि यदि किसी एक पार्टिकल्स को, यदि मैटर्स को हम तोड़ते हैं तो हम एक ऐसी स्टेट में जाते हैं जहाँ पे वो पार्टिकल्स जो होता है बाद में ब्रेक नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी लास्ट पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया गया था, एटम में दिया गया था। तो ये इजली तो नहीं मिल गई थी, इसके लिए बहुत सारी डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था इसको, बहुत मतलब उसमें गहन किया था, विचार किया था, उसके बाद उनको मालूम चला था ये। ठीक है, तब उन्होंने नाम दे दिया था कि ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मैटर की, वो स्मॉलेस्ट यूनिट की ये कहलाती है, मैटर की कहलाती है क्या, एटम कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे इसका डिस्कवरी हुई, मतलब कैसे कैसे मालूम चला लोगों को। तो देखते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की, एक्चुअली हुआ कैसे यहाँ पर। तो मैक्सिमम पीपल नो अबाउट दैट एटम्स वर डिस्कवर। किसने किया था डिस्कवर, इंडियन की बात करें तो हमारे जो साइंटिस्ट थे महर्षि कन्नड़, अराउंड 600 BC के आसपास, ये अराउंड 600 BC के आसपास इनने डिस्कवर किया था। क्या नाम दिया था इन्हें, जब स्टार्टिंग किया था तो इन्हें बोला था परमाणु नाम दिया था। ठीक है, फिर इसको परमाणु का मतलब क्या होता है, तो परम मतलब होता है अल्टीमेट, बिल्कुल लास्ट, और अणु मतलब होता है पार्टिकल्स। तो अल्टीमेट पार्टिकल्स बोलना चाहिए, तो उसका नाम आ गया था क्या, परमाणु आ गया था। अल्टीमेट पार्टिकल जो होता है कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, अब यदि हम स्टार्ट करते हैं किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ना, यहाँ से हमको मालूम चला था कि यदि किसी मैटर पार्टिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं तोड़ना, तो एक ऐसी स्टेज में पहुँचेगा जहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या होता है, बाद में ब्रेक नहीं हो पाएगा। उस पार्टिकल्स को हम क्या बोल देते हैं, एटम्स बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट मैटर के इसको यहाँ से नाम दे दिया गया था एटम। तो इनने बताया था, किस तरीके से बताया था कि भाई एक ऐसा, बिल्कुल परमाणु से इनका वर्ड निकल के आया था। ठीक है, तो अब ये इनको एकदम से मालूम तो चलेगा नहीं, तो इनको एक मालूम कैसे चला वो हम देखते हैं। तो क्या हुआ, एक बार ना ये चावल खा रहे थे,
ठीक है, ये इस तरीके से। तो उन्होंने जब देखा कि जब हम पार्टिकल्स को ब्रेक करते हैं तो वो कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है ये, और फिर यदि इस पार्टिकल्स को हम ब्रेक करेंगे तो फिर ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में और छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि लास्ट पार्टिकल्स, एक ऐसा पार्टिकल्स हमको यहाँ पे मिलने वाला है कि यदि उसको आप ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, मतलब उसको और ज़्यादा यदि आप ब्रेक करने का ट्राई करेंगे तो वो आपके बाद ये ब्रेक नहीं होगा, मतलब टूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स को इन्हें नाम दे दिया था परमाणु दे दिया था। ठीक है, तो उस पार्टिकल्स को इन्हें नाम क्या दे दिया था, परमाणु नाम दिए थे, यहाँ से आया था। तो ये नाम दे दिया था उन्होंने, क्या, परमाणु नाम दे दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये तो हमारे इंडियन फिलोसफर्स थे। अब अकेला उनने तो नहीं किया हुआ, तो एक और साइंटिस्ट थे, कौन थे हमारे, डेमोक्रिटस। तो इनने क्या होता, इनने बोला था, इसके आसपास बताया था 470 से 400 BC के आसपास, इनने एक ग्रीक साइंटिस्ट थे, इनने बताया था कि हर वो थिंग जो कि क्या करता है, एक पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, जहाँ पे जो हर एक वो होता है ना, वो एक पार्टिकल से बनता है जो कि इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम उसको देख नहीं सकते अपने आँख से, वो उतना छोटा होता है, उस पार्टिकल से बनता है। ठीक है, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये इतना ज़्यादा हार्ड होता है, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसको आप आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ठीक, इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इसको आप आगे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, ये अनइमेजेबल हार्ड होता है और लास्टेड फॉर एवर, और हमेशा रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इंडिकेट किया था। और फिर उन्होंने नाम दे दिया था, क्या नाम दे दिया था, एटम। अब एटम वर्ड जैसे कि हमारे परमाणु वर्ड से निकल के आया था वो, तो वैसे यहाँ पे भी जो एटम वर्ड निकल आया, ये कहाँ से निकला, एटोमस से निकला। एटोमस का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। तो डेमोक्रिटस जो थे ना, वो इस तरीके से उन्होंने एटम्स के बारे में डिस्कवरी की थी और बताया था। अब एक्चुअली होता क्या था ना, कि उस समय जो होता रहा वो पेटेंट टाइम नहीं चलता था वहाँ पे। ठीक है, पेटेंट वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट वहाँ पे बिल्कुल नहीं चलता था। तो हर जगह से अपने अपने तरीके से डिस्कवरी की गई और बस बता दिया गया, नॉर्मली बाय वर्ड बता दिया गया कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीज़ होती है। ठीक है, ऐसा। तो इसलिए इनका नाम हम नहीं पढ़ते हैं कि इन्होंने डिस्कवर किया था एटम के बारे में, बस हम जानते हैं कि हाँ बस। ठीक है, उसके बाद कौन आए थे, एक पकाड़ू ये कात्यानामा, ये साइंटिस्ट थे। इनने क्या बोलता है, चलो उनने बोला चलिए ठीक है आप लोग सही बोल रहे हैं, ये एक एटम होता है। ठीक है, तो उनने आगे बताया था कि एटम जो होता है वो ये एग्जिस्ट जो होता है वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये पक्का किसी न किसी कंबाइंड फॉर्म में क्या करता होगा, एग्जिस्ट करता होगा, तभी तो हमको मैटर दिखाई देते हैं। यदि ये कंबाइंड फॉर्म में नहीं करता तो हमको दिख जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये पक्का एक कंबाइन, ये जो होते हैं जो एटम्स होते हैं ये कंबाइंड फॉर्म में मतलब हमको दिखाई देते हैं। कंबाइंड फॉर्म में ये हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किसने बताया था, ये कात्यानामा साइंटिस्ट थे, इन्होंने इंडिकेट किया था। उसके बाद कौन आए, एक साइंटिस्ट आए एंटोनियो लेवुशियर आए। ठीक है, जिनने क्या बताया, इनने बोला कि इन्हें जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट दिया था क्या लॉ दिया था, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का, जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, ये इनने दिया था। ठीक है, अब ये होता क्या है तो हम देखते हैं, थोड़े पहले देखिए इस तरीके से जो एटम होते हैं आके मिलते हैं और इनमें प्रोसेस इस तरीके से होती है। अब देखते हैं, ये है एटम का स्ट्रक्चर, लेकिन उस समय ये एटम का स्ट्रक्चर नहीं आया था, जस्ट बताया गया था कि हाँ भाई कोई सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो एटम्स होता है। इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ना हम नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये दो तरीके जो होते हैं, इसके अंदर दो लॉ जो है होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा होता है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये देखते हैं क्या होता है एक्चुअली। तो पहले बात करते हैं कि एक्चुअली ये आया कहाँ से। तो जो एंटोनियो लेवुशियर थे, इनने जो था ना केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ इनने दिया था। इनने बोला क्या था, तो पहले हम समझ लेते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब भी कोई एटम्स कंबाइन होगा और कोई एक एलिमेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो वहाँ पे क्या होती है, केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है। अब केमिकल रिएक्शन यदि हो रही है तो अपने आप तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो वो केमिकल रिएक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ लॉ को फॉलो करना पड़ता है, और उन लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, उसी को हम बोलते हैं। तो उसके अंदर दो होते हैं, पहले हमारे क्या कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको वर्ड ही समझ में आ रहा है क्या, आपको वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, ये कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या है, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इस वर्ड में आप समझ में आ रहा हो कंजर्वेशन में मतलब क्या है, कंजर्व करना, किसी को बचा के रखना। ठीक है, तो बस उसी से होता है। चलिए हम देखते हैं। तो इन्हें बोला कि इन केमिकल रिएक्शन, यदि किसी भी केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अपन सपोज करते हैं कि यदि हमने किसी भी यहाँ पर दो चीज़ मिलाई कोई भी, ठीक है, ए
प्लस बी, हमने कोई भी बनाया और यहाँ पे हमको प्रोडक्ट क्या मिल गया, सी मिल गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनने क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है यदि आप यहाँ पे जो जितना भी आप क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वांटिटी की यहाँ पे आप ले रहे हैं रिएक्टेंट्स, सपोज आपने 100 ग्राम के लिए, ठीक है, तो जो आपका ये आएगा प्रोडक्ट आएगा, ये भी आपका कितना रहेगा, ये भी आपका प्रोडक्ट 100 ग्राम्स का ही रहने वाला है। तो मतलब यही है कि जो इसमें यही बताया गया है कि जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट का वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, आपके प्रोडक्ट के मास के, ठीक है, ये हमेशा इक्वल। मतलब सिंपल सी बात करें तो मास को हम नाइदर भी क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, ठीक। अब इसी के लिए क्या हुआ, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया, उसको चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, आगे चल के देखेंगे एग्जाम्पल, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं एस की मतलब सल्फर आपको दिया है 32 ग्राम दिया है, और Fe कितना दिया है, आयरन इसको 56 ग्राम, प्लस करके देखते हैं 32 प्लस 56 कितना हो जाएगा, 88 आ गया, 88 ग्राम है आपका। चलिए यहाँ से हमने देखा जब ये बना तो हमने देखा कि ये भी 88 ग्राम का ही बन रहा है, मतलब क्या बता दिया, हाँ यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है कि मास ऑफ केमिकल, मतलब आपका कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ फॉलो हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई भी मास जो होगा आपका, मतलब कोई भी जो एक्स्ट्रा रहे वो डिलीट, मतलब यहाँ से एवोपरेट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए हमको एक न्यूमेरिकल्स दिया गया है कि व्हाट इज द मास ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का हमको मास निकालना है। सिल्वर नाइट्रेट के पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट होता क्या है, तो AgNO3 होता है क्या हमारा सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद दिया है कि इसको रिएक्ट कर रहे हैं हम सोडियम क्लोराइड के साथ, सोडियम अभी हम मास लिखेंगे, पहले सोडियम क्लोराइड लिखें NaCl, ये हमको गिफ्ट्स क्या गिफ्ट्स दे रहा है, ये हमको दे रहा है टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम सिल्वर एंड सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर और सोडियम नाइट्रेट हमको दे रहा है, ये दो अलग अलग टाइप का। सिल्वर नाइट्रेट देख लेते हैं AgNO3, इतने ग्राम्स ऑफ सिल्वर एंड इतने 8.5 ऑफ सोडियम नाइट्रेट, यहाँ सिल्वर क्लोराइड होगा, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड होगा, ठीक है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं, हमको ये निकालना है, हमको ये नहीं मालूम, ठीक है, एक्स ले लेते हैं। NaCl हमको मालूम है, देख लेते हैं हम 5.85 हमको दिया गया है, ओके। सिल्वर नाइट्रेट हमको दिया गया है 14.35 और यहाँ पे हमको क्या दिया है 8.5 दिया है। चलिए अब 8.5 यदि हमको दिया है तो हमको क्या करना है, HCl निकालना है, आपसे HCl आराम से निकल के आती है। इसको यदि आप प्लस कीजिए कितना आ रहा है इसमें 5 8 1 22.85, अब आप क्या कहती है इसमें से माइनस कर दी 22.85, मतलब कितना बचेगा आपको 17 आ गया। 17 क्या आएगा इसका मास, मतलब इतना आपने 17 मास लाया है। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ आपका फर्स्ट लॉ, कौन सा लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, जिसमें क्या बोलता है रिएक्टेंट जो होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, प्रोडक्ट के मास के, बस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। चलिए ये आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, यहाँ पे देखिए, ये इसके यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये जो है टेस्ट ट्यूब, ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया, कुछ केमिकल रखा और कुछ केमिकल इसमें रखा, मतलब दोनों को हमने पहले अलग अलग किया। यहाँ पे आपको देख रहे हैं 94, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया कि इनको पहले अलग अलग इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रखे, सपोज के पास टेस्ट ट्यूब में 5 ml रख दिया और जो बीकर में हमने कितना रख दिया 10 ml रख दिया। पहले उसको हमने वेट मेज़र किया, उसके बाद उनको हमने मिक्स करने के बाद मेज़र किया। जब हमने देखा तो दोनों में क्या आ रहा था, दोनों में जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। जैसे इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे ये आपका टेस्ट ट्यूब है और ये आपको कहलाता है बीकर, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने मिलाया और मिलाने से पहले वेट चेक किया और मिलाने के बाद चेक किया, तो हमको मालूम चला कि दोनों जो आ रहे हैं ना, इन दोनों के जो मास आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। दोनों के मास जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, बिल्कुल आपके इक्वल आ रहे हैं, इस कारण से, ठीक। तो इससे हमको मालूम चलिए कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की। तो ये क्या होता है, तो ये क्या बोलते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो इट स्टेट दैट अ केमिकल सब्सटेंस दैट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय द मास। मतलब क्या बोल रहे हैं, ये बोलना चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई भी केमिकल सब्सटेंस है एलिमेंट का, तो ये हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही रहेगा मास की। ऐसा नहीं कि आप किसी में भी मिलाएं और आपको वो मिल जाए, ठीक है। तो जैसे हम सपोज करते हैं वाटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं H2O। यदि हम इसका मास निकालते हैं,
इसमें यदि हम मास निकालते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होता है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है हमारे यहाँ पर 16, मतलब कितना है 1:8 आ रहा है। तो यदि आप वाटर चाहे टैप का वाटर लें, रिवर का लें, चाहे ऑक्सीजन का लें, चाहे ओशन का लें, चाहे टेप का लें, चाहे पॉन्ड का लें, कहीं कहीं वाटर लेंगे, लेकिन उसमें आपको जो रेशो मिलने वाला है वो 1:8 ही रेशो मिलेगा। ऐसे नहीं कि यहाँ पर रिवर में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा रेशो, ओशन में जाएगा चेंज होगा, नहीं। तो यदि कोई केमिकल सब्सटेंस है तो उसका जो मास प्रपोर्शन होगा वो सेम ही होना चाहिए। जैसे ग्लूकोज का यदि आप मास प्रपोर्शन लेते हैं तो ग्लूकोज का फॉर्मूला यदि हम देख लेते हैं तो क्या होता है C6H12O6 रहता है, ठीक है। यदि हम इसका लेंगे तो 1:2:1 होता है ये। सॉरी, इसको 12 ले लीजिए, इसको 12 ले लीजिए, और इसमें भी क्या जाएगा आपका ऑक्सीजन C6H12O6। तो इस तरीके से आप 6 इंटू ऑक्सीजन जो होता है आपका कितना होता है 16 होता है, इसको ले लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये क्या होगा, इसका प्रोपोर्शन जो निकल के आएगा, इसका जो भी प्रोपोर्शन निकल के आएगा, सपोज कर लेते हैं अपन, इसको करते हैं 2 3 6 हो गया, 6 12 हो गया, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 2 3 6, 3 3 2, तो कितना हो गया 12 2। इसको और ब्रेक करना चाहें तो आप और ब्रेक कर दीजिए। ये इस तरीके से कुछ रेशो आपको निकल के आएगा। ऐसे सभी का निकल के आएगा। आप CO2 लेना चाहें तो CO2 का ले लीजिए आप, ठीक है। तो CO2 का लेना चाहें तो CO2 का ले लीजिए आप। CO2 में कितना होता है, CO2 का हमारा 12 होता है, ऑक्सीजन में कितना होता है आपका 2 × 16 होता है। ऐसे ब्रेक कर लीजिए तो इसका भी मतलब हर क्या होता है कि इनमें क्या होता है, जो आपका मास प्रपोर्शन होगा वो हमेशा क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लीजिए इसका, यदि हम नंबर रेशो की बात करें 2:2 बनाएगा, और मास प्रपोर्शन की बात करें तो ये 1:8 आ रहा है। मतलब क्या नंबर रेशो, मतलब हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 होता है, नंबर रेशो आया, ये क्या आया 2:16, मतलब मास प्रपोर्शन आया। तो ये इस तरीके से क्या होता है, ये बनता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसी के अकॉर्डिंग हम निकाल के देखते हैं कि यदि हमको क्या दिया है, इफ़ वी हैव वाटर, यदि हमारे पास वाटर कितने ग्राम का है, ये आया 4 ग्राम का है, ठीक है। अब हमने मास प्रपोर्शन पढ़ा है वाटर का, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना होता है 1:2 पढ़े थे ना, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है 9 दी गई है। तो 9 की वैल्यू हमको कितनी दी गई 540, कितने बार में होगा इंटू 60 टाइम में हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा 60 टाइम पे करने पे हम हमारा मतलब 1 की वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है 1 की वैल्यू कितनी आ रही है 60 आ रही है। तो यहाँ पूछा गया क्वांटिटी निकालिए हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की निकालिए, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में इंटू कर दीजिए 60 का, तो ये 60 आ गया, ठीक है। ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 का, तो उसे कितना आ गया, ये 48 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कितनी परसेंटेज है या कितनी क्वांटिटी है हाइड्रोजन और वाटर की, वो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ओके गाइस, सो ये हमारे कुछ मास प्रपोर्शन NO का, NO2 का, N2O का, N2O2 का और N2O5 का, ये हमारे पूरे मास प्रपोर्शन दिए हैं, किस किस तरीके से आपको नेचर में इस मास के रेशो में हमको प्रेजेंट होगा। चलिए अब बात करते हैं जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ठीक है। इसको हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।